नेक्स्ट टॉपिक हम अब डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या क्या हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ जा कर के रिड्यूस होगी और कौन सी चीज़ जा कर के ऑक्सीडाइज होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, एनोड प्रोडक्ट कौन बनेगा और कैथोड प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो आपने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में भरते हैं तो हमको बहुत आसानी होती है बताने में कि कैथोड पर कौन प्रोडक्ट मिलेगा और एनोड पर किसका प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमने मोल्टन स्टेट में भरा है तो वो प्योर फॉर्म में कैटायन और एनायन होंगे, उसी में से प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस इलेक्ट्रोड कैथोड के पास, और माइनस आयन कहाँ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रोड एनोड के पास। तो ऐसे हमको एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट पता चल जाएगा ईजिली। लेकिन अगर हम उसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को मोल्टन लेने के बजाय एक्वस ले लें तो फिर उसमें वाटर भी आ जाएगा, और वाटर की ये टेंडेंसी होती है कि वो रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो फिर हमको फैसला करना पड़ेगा कि हमारे इलेक्ट्रोलिटिक में जो आयन्स हैं उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होना है या वाटर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होना है, दोनों तरफ। तो फिर कैथोड में जंग चलेगी कि कौन पहुँचेगा, वाटर और एनायन में कि कैटायन में। कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन। तो कैटायन और वाटर में ये कंपैरिजन होगा कि कौन जाकर के रिड्यूस होगा, और एनोड पे वाटर और एनायन में कंपैरिजन होगा कि कौन जाएगा। फिर तीसरी चीज़, अगर हम उसमें इलेक्ट्रोड भी इनर्ट लेने के बजाय रिएक्टिव ले लें तो फिर तीन चीज़ें आ जाएंगी कैथोड पे जाने के लिए, एनोड पे जाने के लिए, तो दावेदारी बढ़ते जाएगी। और इन सब का कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख करके। याद रखिए जिसके एसआरपी की वैल्यू कम होगी कंपैरिजन में वो किधर जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, वो एनोड प्रोडक्ट बनेगा, और जिसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड पर जाएगा रिड्यूस प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये था हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमने कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड प्रोडक्ट भी पता चल गया, एनोड प्रोडक्ट भी पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से। अब हम ये देखेंगे कि एनोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कैथोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। आपने देखा कभी हमको एनोड या कैथोड पर मेटल मिलता है डिपॉजिट होकर के, और कभी गैस मिलती है। आपने देखा कभी क्लोरीन गैस आ जाती थी, कभी हाइड्रोजन गैस आ जाता था, कभी ऑक्सीजन गैस आ जाता था, कभी कोई दूसरा गैस आ जाएगा, कभी कोई मेटल आ जाता है। तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा या कितने वॉल्यूम की गैस मिलेगी इलेक्ट्रोड पर, या उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इसी का कैलकुलेशन क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझे? तो इसमें हम क्या चीज़ करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में, याद रखिएगा यहाँ पर हम निकालने वाले हैं कि जो मेटल हमको इलेक्ट्रोड पर मिलेगा, एनोड पर मिले या कैथोड पर मिले, रिड्यूस होके या ऑक्सीडाइज होके, कोई भी मेटल मिले, तो उस मेटल का वेट कितना होगा, मास, कितने मास का मेटल डिपॉजिट होगा। दूसरी चीज़, अगर गैस इलेबोरेट हो रही है तो गैस का क्या नापते हैं, मास तो अपन नापते नहीं, गैस का क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम। तो कितने वॉल्यूम की गैस हमको इलेक्ट्रोड पर मिल रही है एज ए प्रोडक्ट। तीसरी चीज़, हम मेटल या गैस के लिए वेट और वॉल्यूम तो निकालेंगे ही, साथ में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने मोल का मेटल डिपॉजिट हुआ, कितने मोल की गैस आपको प्राप्त हुई, क्योंकि मोल तो नंबर है और नंबर वेट में भी होता है और वॉल्यूम में भी होता है। गैस में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और मास में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सोडियम मेटल मिल रहा है तो सोडियम के कितने पार्टिकल हैं, अगर 20 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो दोनों केस में नंबर ऑफ मोल भी पूछे जा सकते हैं मेटल और गैस के लिए। तो ये तीन चीज़ों का कैलकुलेशन ही क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझे? तो यही तीन चीज़ें हमको खाली इसमें कैलकुलेट करनी रहती है, और इनको कैलकुलेट करने के लिए फैराडे ने 2 लॉ बनाए हैं। किसने बनाए हैं, फैराडे ने 2 लॉ बनाए हैं। दोनों लॉ हम बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे एक तरफ से। ठीक है, तो पहला लॉ अपन डिस्कस करेंगे फैराडे का। याद रखिएगा हमारा टारगेट वो है, ठीक है, हमारा टारगेट वो तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए 2 लॉ हमको पढ़ने हैं फैराडे के। ठीक है, तो पहला आप हेडिंग दे सकते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर मैं फैराडे लॉ स्टार्ट करूँ, उससे पहले एक चीज़ और आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है, जो बहुत बेसिक सी चीज़ है, जो दोनों लॉ में यूज़ होगी, फैराडे के दोनों लॉ में यूज़ होगी, और वो ये है
कि 1 मोल चार्ज पर कितना टोटल चार्ज बनता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना बनता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नर्स्ट इक्वेशन के टाइम पर, है ना। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका बेसिक ले लेते हैं, फिर फैराडे लॉ स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा ना। अब आपको पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, बोलिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव साइन रहने दीजिए, वो डायरेक्शन बताने के लिए है, ठीक है ना। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या चीज़ है, एक एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, बेसिक सा। अब 1 मोल में कितनी गिनती होती है, अगर मैं ऐसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन जमा कर दूं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, एवोगेड्रो जिसको Na बोलते हैं। 1 मोल बराबर कितने नंबर, Na इलेक्ट्रॉन आ गए। और Na इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर होते हैं बताइए, Na पार्टिकल मतलब कितना नंबर, 6.022 10⁻23 नंबर्स, इतने पार्टिकल्स, इतने इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज़ 1 मोल अगर हम लेते हैं यानी उसमें कितने नंबर ले रहे हैं हम उसके, इतने। और हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मौजूद है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1 का पता है तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा ये, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या करना है, 1 का चार्ज मुझे पता है और कितनी गिनती है वो भी पता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 10⁻23 और यहाँ 10⁻⁻19, कितने ज़ीरो बचे, ये 23 है, ये -19 है, चला गया 23 में 19, कितने बचे, 10⁻4 ज़ीरो बचा। और 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6.0 मतलब 6 से ही मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 16 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 96। और आगे थोड़ा समथिंग आएगा, अगर थोड़ा सा 1-2 डिजिट और बढ़ा दिया मैं तो ये अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन हमको मिलता है, ये मिलता है 96,486। ये क्या आया, चार्ज, इतना चार्ज कितने मोल पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होता है, इतना, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री वालों ने मिलजुल के इसको एग्जैक्ट फिगर दिया और इसको थोड़ा सा क्या किया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी ली, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लिया करेंगे, 96,500 कूलम। कितना, 96,500 कूलम, 486 लगभग 500 के नज़दीक है ना, सिर्फ 14 का तो अंतर है। तो अपन ने इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लिया, 96,500 कूलम, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज माना जाएगा, 96,500 कूलम। ये याद रखिए, ये दोनों लॉ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना, याद रहेगा। ये बेसिक चीज़ है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको एक शब्द में लिख लीजिए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। और याद रखिए, इसी चीज़ को नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या लिखाए हैं, 1 फैराडे। याद आया, 96,500 को ही क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, क्योंकि इसको डिराइव कौन कर रहा है, फैराडे, ठीक है। इसलिए इस उनके ऑनर में इतने चार्ज को क्या बोल दे रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे, ठीक है। तो 96,500 मतलब 1 फैराडे। तो हम F भी लिख लिया करेंगे, 1F लिखो या F लिखो, मतलब कितना है, इतना, ठीक बात, यहाँ तक समझ गए। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ध्यान से देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल अपन कैसे बनाते हैं ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप किया और छोटे छोटे बना लेते हैं, ये और एक ये।
2 इलेक्ट्रोड डिप किए, इसमें सॉल्यूशन भर दिया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, समझे। इसको आप इंटरनली कनेक्ट कर लेते थे, यहां पर हमने बैटरी लगाई, ये दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ये बना हमारा कैथोड और ये बना हमारा एनोड, ठीक है। ये पहले आप कर चुके, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए कि कितना मेटल डिपॉजिट होगा, उसका वेट कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, इसके लिए फैराडे का कहना था कि आप सेल में बाहर से जितना चार्ज फ्लो करवाएंगे, यानी स्विच ऑन किए तो सेल क्या करेगा, बैटरी जो आपने लगाई है वो एनर्जी भेजेगा। जब हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तब तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और मेटल इधर उधर डिपॉजिट होते हैं, गैस इधर उधर डिपॉजिट होती है। तो जितनी एनर्जी आप फ्लो करवाएंगे, जितना चार्ज आप फ्लो करवाएंगे, उतना ही मेटल डिपॉजिट होगा, समझे। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था ना। अगर आप बैटरी से एनर्जी नहीं देंगे तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, यहाँ से चार्जेस आएंगे, इधर से चार्जेस इसमें जाएंगे, यहाँ क्या होगा, कुछ आयन सॉल्यूशन में जाएंगे और वही फिर किस में डिपॉजिट हो जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड में, यानी मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एक में से आयन निकलता है और फिर वही आयन कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता रहता है। ये चीज़ क्लियर है। एक में से आयन निकला और दूसरे में डिपॉजिट होने लग गया, निकला और डिपॉजिट होने लग गया, तो निकलेगा कब, जब तक इसमें एनर्जी आती रहेगी, चार्ज फ्लो होता रहेगा। तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में, जितना देर तक आप चार्ज फ्लो करवाते रहेंगे। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो फिर चार्ज का आना बंद, केमिकल रिएक्शन बंद, तो आयन का निकलना बंद, आयन का डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। तो मेटल का यहाँ डिपॉजिट होना बंद हो गया। तो कब तक मेटल डिपॉजिट होगा, जब तक चार्ज फ्लो करवाएंगे। तो उस मेटल का वेट, उस मेटल का मास किस पर डिपेंड कर रहा है कि सर्किट में कितना एनर्जी फ्लो करवा रहे हैं आप, कितना चार्ज फ्लो करवा रहे हैं। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, समझे। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, क्या बोलते हैं वो, उनका कहना है कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो थ्रू द सेल इन द सर्किट या इन द सेल। समझ में आया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप देख रहे हैं जब तक चार्ज फ्लो होगा तब तक एक में से आयन निकलेगा, एक में डिपॉजिट होता जाएगा। यानी मेटल का कितना अमाउंट मिलेगा, कितना वेट का मेटल चिपकेगा, जितनी देर तक आप चार्ज फ्लो करवाएंगे। ज़्यादा देर तक चार्ज फ्लो करवाएंगे, सिलसिला ज़्यादा देर तक चलेगा, ज़्यादा मेटल डिपॉजिट होगा, उसका वेट ज़्यादा रहेगा, समझे। कम देर तक आप चार्ज फ्लो करवाएंगे तो कम देर तक मेटल चिपकता रहेगा, उसका वेट कम रहेगा, समझे। तो मेटल का वेट किस पर डिपेंड करता है, कितनी देर तक आप चार्ज फ्लो करवा रहे हैं। और ये चार्ज क्या चीज़ है, आप ये अच्छे से जानते हैं, दिस इज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना हो गया, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। एक्चुअल में करंट ही दौड़ के जाता है ना, जितनी देर तक आपने करंट फ्लो करवाया वही तो चार्ज का कैलकुलेशन है। क्योंकि चार्ज को हम गिन नहीं सकते, तो हम क्या गिन सकते हैं, कितनी देर तक आपने करंट फ्लो करवाया। करंट का मेजरमेंट नापने के लिए हमारे पास एमीटर है, एमीटर लगा के हम क्या नाप लेंगे, आई, और कितनी देर तक हम फ्लो करवा रहे हैं करंट, टाइम देख लेंगे घड़ी से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो हुआ। समझ में आया, ठीक है। तो ये फैराडे का पहला लॉ है, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। कितना मेटल डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पर, जितनी देर तक आप चार्ज फ्लो करवाएंगे। इसी को वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to the charge flowing through the cell. ये amount of metal deposited at electrode is directly proportional to the charge flowing through the cell. इस सेल से जितनी देर तक आप चार्ज फ्लो करवाएंगे मेटल, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा इलेक्ट्रोड पर, ठीक बात। ये सिंपल सा उनका कहना है और यही फर्स्ट लॉ है। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना, थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं अब, ठीक है। ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो उनका कहना है, ठीक बात। अब देखिए, आपको पता है
जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन आती है तो उसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो जैसे ही ये साइन हम यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट साइन आएगा, इक्वल लगाया तो एक कांस्टेंट साइन यहाँ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा Z और दिस इज Q, Q इज I इंटू टी, कभी भी रख लेंगे, ठीक है ना। ये एक कांस्टेंट टर्म आया, इस कांस्टेंट टर्म का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम है? दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और दिस इज ए कांस्टेंट, सो वी आल्सो कॉल इट इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। फैराडेज इक्विवेलेंट कांस्टेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये समझ आया? दिस इज इक्विवेलेंट कांस्टेंट, याद रहेगा, ठीक है ना। सो वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल एंड इट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट एंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ये चीज़ तब हम पहचान रहे हैं कि ये है वेट ऑफ मेटल जो डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, और ये क्या चीज़ है, जितनी देर तक हम चार्ज फ्लो कराएंगे इसका कैलकुलेशन हमारे पास है। ये कैसे डिफाइन होगा? एक नया टर्म आया, इक्विवेलेंट कांस्टेंट तो है लेकिन ये है क्या, समझे ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ हमने लिखा Q इधर भेज दिए तो क्या हुआ, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, ठीक है। ये कैलकुलेशन किसका देगा? इक्विवेलेंट कांस्टेंट का कैलकुलेशन देगा, ठीक है। अब मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, इसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि ये है क्या चीज़, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने का बड़ा आसान सा तरीका है, हम क्या करेंगे, बैटरी हमारे हाथ में है, एमीटर हमारे हाथ में है, कनेक्शन हमारे हाथ में है, घड़ी हमारे हाथ में है। हमने क्या किया, घड़ी चालू किया, सप्लाई चालू की, चार्ज दौड़ना शुरू किए। कितनी देर तक चार्ज दौड़ाए कि चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम। इसको कितना बना दिया, एक सेल से एक सर्किट में, एक सेल में कितना चार्ज फ्लो करवाया, 1 कूलम। इसको यूनिट कर दिया। तो इलेक्ट्रोड में जितना मेटल डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाएगा उस सर्किट का, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। समझे कि नहीं? जितना अमाउंट का मेटल डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पर वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। कब? जब आप चार्ज कितना फ्लो करवाएं, 1 कूलम, ठीक है। इफ चार्ज फ्लोइंग इज 1 कूलम then equivalent constant is equal to weight deposited, equivalent constant is equal to weight deposited। और इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं इसी तरह से, है ना। equivalent constant is defined as amount of metal deposited at electrode, amount of metal deposited at electrode if 1 coulomb of charge flowing through the cell। समझे कि नहीं समझे? इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? Equivalent constant is defined as the amount of metal deposited at electrode. It is defined as the amount of metal deposited at electrode if 1 coulomb of charge flowing through the cell. If 1 coulomb of charge flowing through the cell. तो अगर आपने सर्किट में, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करवाया, कितना 1 कूलम का, और 1 कूलम का चार्ज फ्लो करवाना बहुत आसान है। करंट कितना फ्लो करवाएं, 1 एम्पियर। कितने देर तक फ्लो करवाएं, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में अगर आपने 1 एम्पियर फ्लो करवा दिया तो कितने कूलम फ्लो हो गए, 1 कूलम। तो 1 कूलम का चार्ज अगर आपने फ्लो करवा दिया और उससे जितना मेटल डिपॉजिट हुआ किसी इलेक्ट्रोड पर, तो उसी का वेट, उसी की क्वांटिटी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहलाएगी। यहाँ तक समझ गए बात, ठीक है ना। ये क्लियर है यहाँ तक, पक्का क्लियर है? हाँ। तो याद रखिए, Z कितने अमाउंट के डिपॉजिटेड मेटल का नाम है, कितना। जब शर्त क्या है इसके लिए, ये शर्त जब मेंटेन होगी तब जितना मेटल डिपॉजिट होगा उसको हम Z बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10 कूलम चार्ज फ्लो करवाया तो जितना मेटल डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पर उसको Z बोल देंगे ना। Z निकालने के लिए कंपल्सरली कंडीशन क्या है, चार्ज कितना फ्लो होना चाहिए, 1 कूलम। 1 कूलम से ज़्यादा आगे पीछे फ्लो हुआ तो फिर वो Z नहीं कहलाएगा उसका मास मेटल का, समझे ना। तो Z निकालने का तरीका देखिए अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इससे फिर हम एक फॉर्मूला बना लेंगे और उसको फिर हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ तक समझ आया? ये आप नोट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे Z का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है Z का, ठीक है।
जैसे यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल कोट करते हैं जिससे पता चलेगा Z कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, हमने यहाँ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरना है। हम चाहें तो एक्वस भर सकते हैं, हम चाहें तो मोल्टन भर सकते हैं, हम चाहें तो किसी और मीडियम के साथ मिला करके इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, मैंने NaCl भरा मोल्टन। कैसा भरा? मोल्टन। मोल्टन मतलब इसमें सिर्फ 2 ही आयन पार्टिसिपेट करेंगे। एक आयन कौन सा होगा? Na+ और दूसरा कौन सा होगा? Cl-। ठीक बात। तो एक इलेक्ट्रोड पे Na+ जाएगा, एक इलेक्ट्रोड पे Cl- जाएगा। कैथोड पर कौन जा रहा है? सोडियम डिपॉजिट होने के लिए। कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड का चार्ज नेगेटिव, तो कौन जाएगा? सोडियम जाएगा डिपॉजिट होने। एनोड पर कौन जाएगा? क्लोरीन गैस जाएगी मिलने। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? अब देखिए, अगर मैं कैथोड और एनोड के लिए रिएक्शन लिखूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कैथोड और एनोड के लिए रिएक्शन लिखूं, अब तो आप समझ गए कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो मैं कैथोड के लिए लिख रहा हूं कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन होगा तो रिडक्शन किसका होगा? मेटल डिपॉजिट होगा ना कैथोड पर जाकर के। तो कैथोड पर क्या होगा? एक Na+ एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बन जाएगा? सोडियम मेटल बन जाएगा। यही होगा कैथोड पर। पक्का? समझे ना? यही होना है ना। सोडियम प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बन जाएगा? सोडियम का मेटल बन जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा जाके कैथोड पर। ये मेटल बन गया। लेकिन ये तो केमिकल रिएक्शन है भाई। इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? कौन सा रिएक्शन है ये? रिडक्शन। और इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलना चाहिए? हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलना चाहिए? हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ये समझ आया? अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन को अपन पढ़ते कैसे हैं? उसमें स्टोइकियोमेट्री शामिल हो जाती है। कैसे पढ़ते हैं? देखिए, 1 मोल Na+, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाता है? 1 मोल सोडियम का मेटल बनाता है। समझ में आया? कैसे पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से? 1 मोल सोडियम आयन कंबाइन विथ, या इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाता है? यहाँ मोल लगा के पढ़ा जाता है। ठीक है। तो 1 मोल सोडियम आयन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब जाकर के कितना मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ कैथोड पर? 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन को मिलता है, तब कितने मोल सोडियम एटम बनते हैं? 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होता है कैथोड पर। ये देखिए, ये समझ आया अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री कि नहीं आया? बोलिए बोलिए, ये चीज समझ में आया? ये समझना आपको जरूरी है भाई। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनी रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं? 1 मोल सोडियम आयन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन किया तो 1 मोल सोडियम मेटल बना। ऐसे ही पढ़ेंगे ना। तो देखिए, जब ये आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं यहाँ पर? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब कितना चार्ज? 96,501 फैराडे, है ना। तो यहाँ पर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं सर्किट में? 96,500 कूलम। तब जाकर के कितना मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल सोडियम। समझे ना? देखिए, ये चीज कितनी है? ये है 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब 96,500 कूलम जब फ्लो हुआ, तब जाकर के कितना मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ? इतना। ठीक है ना। और 1 मोल सोडियम, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का मास क्या कहलाता है? ये हम इसका अमाउंट देख रहे हैं ना। 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ तो उसका वेट क्या कहलाएगा? 1 मोल किसी भी चीज का वेट क्या कहलाता है? बोलिए बोलिए, किसी भी चीज को 1 मोल लीजिए और उसका वेट करिए तो वो क्या कहलाएगा? मोलर मास। क्या कहलाएगा? मोलर मास। ये कहलाता है ना। अगर आपने एटम लिया है 1 मोल तो उसका मास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। अगर आपने मॉलिक्यूल लिया है 1 मोल, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो उसका वेट क्या कहलाएगा? मोलर मास। समझे ना। तो आप चाहे एटॉमिक मास बोलिए, आप चाहे मोलर मास बोलिए, नंबर तो वही आना है उसका। समझे? क्योंकि गिनती में कितने ले रहे हैं हम? 1 मोल। तो जब 1 मोल चार्ज फ्लो हुआ, यानी 96,500 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, तो कितना मोल डिपॉजिट हुआ सोडियम का? कितना मोल मिला? 1 मोल। और 1 मोल सोडियम का क्या मतलब है? कितना सोडियम? उसके
एटॉमिक मास के बराबर या मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और 1 मोल सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अगर ये एटम है तो एटॉमिक मास बोल लो, कितना होता है एटॉमिक मास सोडियम का? कितना? 23, ये 23 ग्राम। ये देखिए, समझे? समझे कि नहीं समझे? तो जब किसी रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, यानी इतना चार्ज फ्लो हुआ, 96,500 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, तब कितना डिपॉजिट हुआ सोडियम किसी इलेक्ट्रोड पर? 23 ग्राम, यानी 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होता है। 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होने का मतलब 23 ग्राम पर मोल, तो ये उसका मोलर मास हो गया। अगर आप इसको एटम मानते हैं तो ये एटॉमिक मास हो गया। अगर ये मॉलिक्यूल होता तो क्या बन जाता? ये मोलर मास कहलाता, मॉलिक्यूलर मास कहलाता। समझ में आ रही बात? तो जब 96,500 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो कितना मास डिपॉजिट होता है सोडियम का? 23 ग्राम, है ना? तो क्या ये Z है? Z ले लें क्या? Z कब बनता है? Z क्या है? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और इक्विवेलेंट कांस्टेंट कब निकालते हैं हम? जब कितना चार्ज फ्लो हो रहा हो। 1 कूलम चार्ज जब फ्लो होगा और जितना मास डिपॉजिट होगा वो Z कहलाएगा। अभी कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ? 96,500, तो कितना मास डिपॉजिट हुआ? 23 ग्राम। तो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो और जितना मास डिपॉजिट हो तो उस मास को क्या ले लेंगे? Z। समझे? तो 96,500 कूलम में इतना मास, तो 1 कूलम में कितना मास? 23 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 96,500, इतना ग्राम। समझ रहे हैं इस चीज को? ये ग्राम लिख दिए। जब 1 कूलम फ्लो करवाएंगे तो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा? ठीक है, जब किसी भी सेल में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करवाएं और जितने मास का मेटल किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो तो वही क्वांटिटी क्या कहलाती है? Z। तो ये क्या बन गया? Z बन गया। समझ में आया Z कैसे निकाल रहे हैं कि नहीं आया? आया ना? सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम ले रहे हैं MgCl2, क्या? MgCl2, तो यहाँ पर मोल्टन स्टेट में मैं इसको ले रहा हूँ मोल्टन, तो यहाँ मुझे Mg क्या मिलने वाला है? +2, और क्लोरीन भी कितना मिलने वाला है? -2, 2Cl-, ऐसे लिख लेते हैं 2Cl-। ठीक है, तो कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा? पॉजिटिव वाला, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं कैथोड का रिएक्शन लिखूँ, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनाएगा? Mg सॉलिड बनाएगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पर। ये समझ में आ रहा है? Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनेगा? मैग्नीशियम का एटम बनाएगा, या उस सॉलिड स्टेट में जाके चिपक जाएगा, डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम मेटल बन के डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर इसको स्टोइकोमेट्री के हिसाब से पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तब जाकर के कितना मोल मैग्नीशियम का मिला? 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट हुआ। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब क्या है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1 मोल में कितना चार्ज फ्लो होता है? 96,500, तो 2 मोल में कितने चार्ज फ्लो होंगे? 2 × 96,500। ठीक है, तो ये फ्लो हुआ 2 × 96,500, तब जाके 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट हुआ। और 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है? कितना होता है मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का मोलर मास या एटॉमिक मास? 24। ठीक है, तो 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना हो गया? 24 ग्राम। समझे? तो जब किसी रिएक्शन में जब सेल से कितना चार्ज फ्लो हो? 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इतना चार्ज जब फ्लो होता है तब 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है। तो Z कितना लेना है? जब 1 कूलम फ्लो होगा, अभी तो 2 × 96,500 कूलम फ्लो हुआ तो इतना मास डिपॉजिट हुआ। तो जब 1 कूलम फ्लो होगा तो कितना मास डिपॉजिट होगा? 24/2 × 96,500 ग्राम। ये जो चीज़ आया, एक कूलम चार्ज फ्लो करवाने से उतना मास डिपॉजिट हुआ, और इसी का नाम क्या है? Z। समझे कि नहीं? एक और एग्जांपल देखिए। तीसरी चीज़ अगर मैं ले रहा हूँ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में आयन क्या मिलेगा मुझे? मोल्टन स्टेट में ले रहा हूँ, +3 मिलेगा। और कैथोड पर क्या होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम का मेटल जो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है? 1 मोल एल्यूमिनियम। यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, मतलब 1 मोल। तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो हो रहा है इस रिएक्शन में? हाफ रिएक्शन में 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो कितने मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होते हैं? 1 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है
तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है कैथोड पर जाकर के। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 3 इंटू 1 फैराडे, ये या इसको कूलम लिख देते हैं, इतना चार्ज 3F बोल सकते हैं आप इसको, है ना, समझ में आ रहा है? तो 3 इंटू 96,500 कूलम जब फ्लो हुआ तब जाकर के 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ। और 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? 26 पॉइंट समथिंग, 27 ले लो, ठीक है, दिस इज 27 ग्राम, है ना। तो जब 1 कूलम फ्लो होगा तो जितना मास डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाएगा? Z। तो 1 कूलम जब फ्लो हुआ तो ये कितना डिपॉजिट हुआ? 27/3 इंटू 96,500 ग्राम, है ना। और इसी मास का नाम क्या है? Z। क्या बोलते हैं इसको? Z बोलते हैं। समझ में आया? तो Z का कैलकुलेशन देख रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं? जब कितना चार्ज फ्लो हो, 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो, उस समय जो भी मास डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। समझे? जो हमारे डेफिनेशन से यहाँ साबित था, 1 कूलम का चार्ज फ्लो करवाइए, जो मास डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाएगा? Z। मैंने आपको समझा दिया तीनों तरीके से। अब हम Z के लिए फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। देखिए मेन फॉर्मूला इसका अपन कैसे बनाते हैं, यहीं से फॉर्मूला बना लेते हैं और आगे से हम फॉर्मूला यूज़ किया करेंगे। समझ गए यहाँ तक? ये क्या चीज़ है सोडियम के लिए? मोलर मास या एटॉमिक मास, दोनों वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है मैग्नीशियम के लिए? मोलर मास या एटॉमिक मास। ये क्या चीज़ है एल्यूमिनियम के लिए? मोलर मास या एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? तो ऊपर क्या आ रहा है? एटॉमिक मास, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। ये क्या चीज़ है? 96,500 1 फैराडे। ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा। साथ में एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है? यहाँ कितना आया? 3, यहाँ कितना आया? 2, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कितना आया होगा? 1, है ना। देखिए 1 मोल में चार्ज कितना होता है? 1 इंटू इतना। 1 मोल में कितना चार्ज फ्लो होता है? 1 इंटू 96,500। 2 मोल में 2 इंटू 96,500। 3 मोल में 3 इंटू 96,500। तो ये 1 भी गया ना नीचे। समझ में आया? तो ये 1, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3, ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? नंबर ऑफ मोल। और ये एक्चुअल में क्या चीज़ है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर सोडियम था, सोडियम की बैलेंसी कितनी है? ये 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता था, इसलिए यहाँ 1 आया। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी होती है? 2, ये 2 ही दे सकता है, इसलिए यहाँ 2 आया। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी? 3, ये 3 ही दे सकता है, इसलिए यहाँ कितना आया? 3। कोई 4 दे सकता होगा तो कितना आएगा? तो यहाँ जो नीचे नंबर आ रहा है 1 2 3 4, ये क्या चीज़ है? उसकी बैलेंसी, अगर एटम है तो, ठीक है ना। और इस चीज़ को हम पहले सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी एटम ने जितनी बैलेंसी देनी है, जितनी बैलेंसी दिखानी है, वो क्या चीज़ कहलाता है? उसका n फैक्टर। क्या कहलाता है? तो ये है n फैक्टर, n फैक्टर, n फैक्टर। याद आया? n फैक्टर क्या चीज़ होता है? अगर एटम के लिए पूछे तो जितनी बैलेंसी वो दिखाएगा वो उसका n फैक्टर कहलाता है। तो अब हमारा Z का फॉर्मूला डिफाइन हो गया। Z निकालने के लिए क्या लिखेंगे ऊपर हम? मोलर मास या एटॉमिक मास? मैं लिख लेता हूँ मोलर मास, ठीक है। ऊपर क्या आ रहा है? मोलर मास, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है? n फैक्टर, और मल्टीप्लाइड बाय 96,500। समझे? ऊपर क्या आ रहा है? हर जगह देखिए मोलर मास, नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4, अलग अलग एटम के हिसाब से वो उसका n फैक्टर होगा। और साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे? 96,500। ये है Z निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। समझे कि नहीं? अब Z निकालने का तरीका हमको आ गया। हमको क्या निकालना था? कितने मास का मेटल डिपॉजिट हो रहा है, और वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, ये यहाँ से मिलेगा। समझे कि नहीं? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। Z निकालने के लिए ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमारा कैलकुलेशन का टॉपिक क्या था? क्या निकालना? कितने मास का, कितने वेट का मेटल डिपॉजिट हुआ है, पहली चीज। तो इसको उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं Z की जगह, तो आ जाएगा वेट, है ना। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, Z की वैल्यू पुट करें Z की जगह। तो हमने Z की वैल्यू पुट की, ये कितना है? मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 96,500, ठीक है। और साथ में क्या ना, ये तो Z की जगह आया,
साथ में क्या आना है Q, और Q कितना होता है I इंटू टी। सो दिस इज करेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये एक्चुअल फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। इसका मैं नंबर दे रहा हूं तीसरा, लेकिन ये है हमारा पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है कैलकुलेशन के हिसाब से। भले नंबर हमने किसी को भी कुछ भी दिया हो, लेकिन बेसिक फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, कितने मास का मेटल डिपॉजिट हो रहा है, वो इससे निकलेगा। और ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ हमको चाहिए, जो मेटल डिपॉजिट हुआ है उसका मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल का उसका मास, और कितना करंट आप फ्लो करवा रहे हैं ये क्वेश्चन में बताया जाएगा, कितने टाइम तक फ्लो करवा रहे हैं ये क्वेश्चन में बताया जाएगा, एन फैक्टर किसका, जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका एन फैक्टर, और निकालना आपने आता है। हमने सॉल्यूशन चैप्टर में इसका पूरा एक लेक्चर लिया है एन फैक्टर का, याद है आपको। तो जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसकी जो बैलेंसी होगी वही यहाँ एन फैक्टर बन जाएगी। एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है तो एन फैक्टर कितना आएगा उसका 3 आएगा। मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा है एन फैक्टर कितना आएगा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है एन फैक्टर कितना आएगा 2, जिंक डिपॉजिट हो रहा है एन फैक्टर 2, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है एन फैक्टर 1, सिल्वर में कितना चार्ज +1, समझे कि नहीं। तो ये उसके एन फैक्टर बन जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 96,500। तो हमको सिर्फ मोलर मास चाहिए, एन फैक्टर चाहिए, हम क्या निकाल लेंगे, कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई, आया कि नहीं आया। अच्छा, अब इसी से ये आप नोट करें, उधर मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट करें। देखिए यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बना ना। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर, ये है मोलर मास जो डिपॉजिट हो रहा है उसका, और ये है एन फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या कहलाता है, देखिए मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या कहलाता है, दिस इज इक्विवेलेंट मास। क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी में आपने पढ़ा है, ये नॉर्मेलिटी में आई थिंक मैंने डिफाइन किया था ये सारी चीज़ें, एन फैक्टर वगैरह। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर ही कभी एसिडिटी बनता था। जब अपन क्या देखते थे, एसिडिटी किसका होता है, एसिड का कि बेस का, बेस का। बेस में एसिडिटी देखते हैं, और एसिड में क्या देखते हैं, बेसिसिटी। तो यहाँ कभी आप देखते थे मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी आ रहा है, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी आ रहा है, कभी मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वैलेंसी ऑफ मेटल आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है ना। तो ये चीज़ क्या बनती थी, इक्विवेलेंट मास। तो इसका रेशियो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर देखिए मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट मास। तो यही फार्मूला फिर रिड्यूस होकर एक छोटा फार्मूला बन जाएगा। तो यही बन गया हमारा वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, दिस इज इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम और डिवाइडेड बाय ओनली 96,500। ये एक और फार्मूला तैयार हो गया छोटा सा, और इसका नंबर हमने दे दिया 4th, चौथा नंबर, ठीक है। ये एक तैयार हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। और इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास, समझ आया कि नहीं। ये एक फॉर्मूला जगह जगह यूज होगा। और इसी से मैं अभी आपको बता दूं, यही है फैराडे का सेकंड लॉ। यही क्या चीज़ है, फैराडे का सेकंड लॉ। यहीं से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आई, किसी भी सर्किट में जितना करंट फ्लो होगा कांस्टेंट होगा, वो तो नहीं बदलेगा। टाइम एक ही होता है, नहीं बदलेगा, ये पहले से कांस्टेंट है। तो बचा क्या, वेट और इक्विवेलेंट मास। किस इलेक्ट्रोड में कितना वेट डिपॉजिट होगा ये किस पर डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। जितना वेट डिपॉजिट होगा किसी मेटल, किसी इलेक्ट्रोड में, जितना मेटल का वेट डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड में, वो किसके प्रोपोर्शनेट होगा, उसी मेटल के इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनेट होगा। यही है फैराडे का सेकंड लॉ, समझ आया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है फैराडे, जितनी देर तक आप चार्ज फ्लो करवाएंगे उतना मेटल डिपॉजिट होगा। तो अमाउंट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, समझे। और दूसरा लॉ क्या बोलता है, कितना मेटल डिपॉजिट होगा किस पर डिपेंड करता है, जितना उसका इक्विवेलेंट मास है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इक्विवेलेंट मास। ये सेकंड लॉ है फैराडे का, उसको हम अभी डिटेल से लेते हैं क्या है। ये समझ में आया, ये चौथा फॉर्मूला हमारा डिफाइन हो गया। इसके बाद देखिए
मैं एक और फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे नंबर ऑफ मोल भी निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल का जुगाड़ देखिए, यहाँ से तीसरे से, ये है मास मेटल का जो डिपॉजिट हो रहा है, ये है मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन, तो अगर मैं इसको इसके नीचे लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो फिर मास अपॉन मोलर मास को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या बचा, IT डिवाइडेड बाय, बचा n फैक्टर और F फेराडे, समझे ना। तो ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तैयार हो गया। चौथी चीज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, कितने मोल डिपॉजिट हुए, दिस इज I मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू 96,500। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका नंबर बेशक अपन 5 दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं इसको बार बार यूज़ करूँगा आगे, बाकी किसी को यूज़ करूँ ना करूँ, इसको यूज़ करूँगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू IT डिवाइडेड बाय NF, है ना। क्यों? आप सॉल्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं, मोल क्या चीज़ है, मास अपॉन मोलर मास। इसको फट से लिखेंगे W अपॉन मोलर मास, ये वही चीज़ बन जाएगी। इसलिए याद किसको रखना है, और छोटा कर लीजिए, I और T को क्या लिख सकते हैं आप, तो ये क्या बन गया, Q अपॉन F इंटू NF, क्या बन गया। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज Q अपॉन NF मल्टीप्लाइड बाय 1 फेराड, ये और छोटा हो गया। समझ में आएगी नहीं। Q को क्या लिखेंगे, करंट इनटू टाइम, n फैक्टर तो n फैक्टर ही रहेगा, 1 फेराड मतलब कितना है 96,500, और छोटा हो गया। तो बेसिक फॉर्मूला आप ये याद रखिए, ये इससे सब बन जाएंगे। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए, ये समझ आया। और इसी को अपन आगे चल के बार बार यूज़ करेंगे। क्लियर बात, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है, ये है नंबर ऑफ मोल किसका, जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे जाके। ये है n फैक्टर किसका, जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे जाके। ये उसी मेटल का n फैक्टर है और ये उसी मेटल का नंबर ऑफ मोल है। तो नंबर ऑफ मोल और n फैक्टर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। यानी किसी का n फैक्टर अगर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा मोल में डिपॉजिट होगा कि कम मोल में डिपॉजिट होगा, कम मोल में। और किसी का n फैक्टर कम है तो वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा कि कम डिपॉजिट होगा, उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू n फैक्टर। और ये एक ही मेटल के लिए है, जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका नंबर ऑफ मोल किस पर डिपेंड करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू n फैक्टर, उसी मेटल का, समझे ना। और इससे मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ये है, आपने देखा कि कैथोड में भी डिपॉजिट होता है कुछ ना कुछ, चाहे गैस मिले चाहे मेटल मिले, नंबर ऑफ मोल तो दोनों में होते हैं, मेटल में भी निकाल सकते हैं, गैस में भी निकाल सकते हैं, समझे ना। तो कैथोड में जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है या जो गैस डिपॉजिट हो रही है, गैस या मेटल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट दोनों में डिपॉजिट होता है, किसी में मेटल किसी में गैस। समझ में आ रही बात, ध्यान से सुनिएगा, किसी में मेटल डिपॉजिट होता है किसी में गैस, एनोड और कैथोड दोनों में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, n फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, n फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट के। समझ में आया, ये दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। तो अगर मैं ये रेशियो निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट, तो ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट n फैक्टर से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली। तो इसके लिए मैं लिखूंगा 1 अपॉन n फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट 1 अपॉन n फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है दोनों जगह, कैथोड पर भी एनोड पर भी, और हमने कैथोड पे निकाल लिया तो दूसरा यहाँ से निकल जाएगा, उसके लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से निकल जाएगा। n फैक्टर तो पता ही रहता है किसकी वैलेंसी कितनी होनी है, तो ये दोनों चीज़ें हमको पता रहेंगी। एलिमेंट देख के हम जान जाएंगे किसका n फैक्टर कितना होने वाला है, और एक का मोल अगर हमारे पास है तो दूसरा का मोल यहाँ से निकाल लेंगे। समझे कि नहीं समझे, ये तब काम आएगा हमारे, ठीक है, ये नोट करें।
हो गया? तो इसको मैं दे रहा हूं 6वां नंबर। दिस इज अवर 6th पार्ट। हो गया यहां तक? ठीक है ना? हाँ, अगली चीज देखिए। अगली चीज है, यहां पर हमने मास ले लिया, इक्विवेलेंट मास वाला भी ले लिया और नंबर ऑफ मोल भी ले लिया। तीनों तरह के फॉर्मूले हमने यहाँ शामिल कर लिए। अब हमसे क्या पूछा जाएगा? हाँ, ये एक फैक्टर रह गया। ये तो मेटल की बात हो गई, वेट और नंबर ऑफ मोल। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा तो कैसे करेंगे? है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपको पता है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल बता दिया जाए, जो गैस किसी इलेक्ट्रोड पर मिल रही है, जैसे क्लोरीन गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, अगर उसका नंबर ऑफ मोल आपको बता दिया जाए कि इतने मोल गैस हमको मिली, तो आपने ये 11वीं कक्षा में पढ़ रखा है दूसरे चैप्टर में कि पहले चैप्टर में ही पढ़ा है? पहले चैप्टर में, है ना? क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में? कि 1 मोल कोई भी गैस हो, उसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। याद आया? 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है? तो वॉल्यूम निकल गया, बशर्ते कितने मोल के लिए है? हाँ, लेकिन शर्त क्या रहती है उसमें? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आप जान रहे हो, अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कराए हैं 1-2 लेक्चर पीछे। कितना होता है टेम्परेचर? 298 केल्विन। प्रेशर 1 बार या 1 atm भी ले सकते हैं। टेम्परेचर बता दिया, और क्या रह गया? प्रेशर भी हो गया। तो ये 2 चीज़ें तो हैं, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन तो लेना नहीं है यहाँ, 1 मोलार, है ना? तो STP मतलब टेम्परेचर कर देंगे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको 298 केल्विन बोलते हैं, और प्रेशर कर देंगे 1 बार या 1 atm। समझ गए? उस समय 1 मोल किसी भी गैस में कितना वॉल्यूम माना जाता है? 22.4 लीटर। तो अगला कैलकुलेशन हमको पूछा जाएगा, जो गैस हमको मिलेगी, अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अगर ये नोन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर हमको बता दिया गया है, ठीक बात? तो हमको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, किसी भी गैस को 1 मोल लीजिए, उसमें कितना वॉल्यूम होगा? कितना होगा? ये होता है 22.4 लीटर। ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, या वॉल्यूम ऑफ कितना गैस? 1 मोल गैस। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP कितना होना है? 22.4 लीटर। और मिलीलीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,400 मिलीलीटर। मिलीलीटर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर। ये 1 मोल गैस का क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकल गया गैस का, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। और कितने मोल के लिए पूछा जा रहा है आपसे? 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, तो मैं आपसे 50 मोल गैस का पूछूंगा तो क्या करोगे? STP। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है आपको पता है? 22.4 लीटर। मैं पूछ रहा हूँ 10 मोल आया गैस का, तो कितना वॉल्यूम हो गया? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मोल का आ जाएगा वॉल्यूम। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन अगर STP मेंटेन नहीं है, यानी किसी और टेम्परेचर के लिए आपसे पूछा जा रहा है, किसी और प्रेशर के लिए पूछा जा रहा है, तो फिर आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो ये बड़ा आसान तरीका है इसको निकालने का। एट STP के अलावा कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे PV = nRT से, अदर देन STP। ठीक है, ऊपर लिख लीजिएगा, अदर देन STP। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, इतने मोल गैस हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम = कितना? nRT डिवाइडेड बाय P। अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर के लिए पूछ रहा है, समझे ना? यही चीज़ क्या बन जा रही है, जरा ध्यान से देखिए। अगर STP के लिए पूछ रहा है तो प्रेशर कितना कर दे रहे हैं? 1। टेम्परेचर कितना कर दे रहे हैं? 1। समझे कि नहीं? तो फिर R × N ही क्या बन जा रहा था? वॉल्यूम। यही बन जा रहा था। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलिए बोलिए। 1 मोल यानी कितना? 6.022 × 10⁻23 से R को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? तो वही तो है,
और अगर अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर के लिए पूछा तो क्या करेंगे, ये लगा लेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, पी की वैल्यू पुट कर देंगे, और हम जानते ही हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस अदर देन एसटीपी, अदर देन एसटीपी। समझे कि नहीं समझे, बोलिए, समझ में आया। ये फैराडे के फर्स्ट लॉ से इतने सारे कैलकुलेशन हमने निकाल लिए, जबकि है सिर्फ उसका यही, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, ये और ये, बस खत्म। दिस इज फैराडे लॉ, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये बुक में आप देखेंगे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये हमने अपनी सहूलत के लिए थोड़े से और डिफाइन कर लिए। ठीक बात, ये हो गया, हो गया, समझ में आया। जो चीज़ नहीं समझ में आई हो आप मुझसे पूछ लीजिए। सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ बात करता है जब हम दो सेल को दो सेल लें। अभी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, कितना मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे एनोड पे। अब हम कितने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लें, 2, और दोनों को सीरीज में जोड़ दें। 2 लीजिए, 4 लीजिए, 8 लीजिए, 50 लीजिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 हो या 2 से ज़्यादा, और उनको जोड़ना कैसे है, सीरीज में। समझे, तब भी उसमें मेटल तो डिपॉजिट होगा ना भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा उसके बारे में फैराडे का सेकंड लॉ बात करता है। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनेट होगा, समझे ना। तो यहाँ समझाने के लिए मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेता हूँ समझाने के लिए। ये 2 चैम्बर हमने बना लिए, इसमें एक रॉड ये डिप किया और ये एक रॉड डिप किया। ये पहला सेल हो गया हमारा, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड सेल। इसमें ये रॉड डिप किया और ये रॉड डिप किया, ठीक है। और दोनों को हमको जोड़ना है सीरीज में। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, एक टर्मिनल को एक टर्मिनल से, दूसरे टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से, ऐसे जोड़ते जाते हो सीरीज में ना। बैटरी कैसे लगाते हो सीरीज में, इसका एक टर्मिनल आगे वाले के एक टर्मिनल से, फिर उसका एक टर्मिनल आगे वाले के एक टर्मिनल से, फिर उसका एक टर्मिनल, प्लस को प्लस से, फिर प्लस को प्लस से। कैसे, इसके प्लस को अगले के माइनस से जोड़ते हो, माइनस से, फिर अगले प्लस को अगले के माइनस से, फिर अगले प्लस को अगले के माइनस से। तो इसका एक निकला रहेगा और उसका एक निकला रहेगा, उससे लोड लगा लीजिए तो सब जुड़ गए आपस में सीरीज में। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसको मैंने जोड़ दिया ऐसे और इसको हमने जोड़ दिया ऐसे, ये माइनस ये प्लस, ये जुड़ गया सीरीज में। एक टर्मिनल एक के साथ, दूसरा टर्मिनल दूसरे के साथ, ये लोड के साथ जुड़ना है। देखो ये बैटरी के साथ जोड़ दिया इसको, समझे कि नहीं। अरे भाई एक प्लस एक माइनस के साथ जुड़ गया, ये तार निकल गया, ये तार निकल गया, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो किसके साथ जोड़ना है, बैटरी। तो दोनों तार घुमा करके बैटरी में लगा दिया, तो ये तो सीरीज में आ गया ना। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक प्लस एक माइनस के साथ। ऐसे करते हैं ना। अभी मैंने बताया अगर मेरे पास 10 बैटरी है, 10 को सीरीज में जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एक के प्लस को अगले के माइनस, फिर अगले के प्लस को अगले के माइनस के साथ, फिर अगले के प्लस को अगले के माइनस के साथ जोड़ते जाइए। सब किस में जुड़ रहे हैं, सीरीज में। और आपने अभी अभी कैपेसिटर का सर्किट पढ़ा है दूसरे चैप्टर फिजिक्स में। सीरीज में क्या चीज सेम होती है बताइए, चार्ज। चार्ज मतलब, चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब क्या, करंट। तो चार्ज सेम है मतलब क्या सेम है सीरीज में, करंट। तो अगर ये सीरीज में जुड़े हैं तो अगर मैं 10 मिनट के लिए इसमें करंट फ्लो करवाता हूं तो इसमें भी वही करंट होगी, इसमें भी वही करंट होगी। भाई क्या सेम होता है सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में क्या चीज सेम होता है, चार्ज। और चार्ज का ही कैलकुलेशन क्या है, दौड़ता हुआ चार्ज ही क्या बनाता है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो क्या चीज सेम हो गई सीरीज में, करंट। याद रखिएगा, टाइम दोनों सेल के लिए सेम, दोनों सेल के लिए सेम, और करंट दोनों सेल के लिए सेम, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में चार्ज सेम होता है और चार्ज ही क्या है, करंट। तो करंट सेम होगा दोनों में। 10 मिनट के लिए दौड़ाऊंगा करंट में तो इसमें भी वही करंट रहेगा, इसमें भी वही करंट रहेगा। समझ में आ गई बात, ये चीज हो गई। अब देखिए ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल। तो ये रॉड बन गया निगेटिव, ये रॉड बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव रॉड को क्या बोलते हैं, एनोड। तो इस सेल के लिए ये क्या बन गया, एनोड। तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड, और इसका चार्ज क्या होगा, माइनस। ये निगेटिव है
और निगेटिव वाले का नाम क्या, कैथोड। तो इस सेल के लिए ये बन गया कैथोड, तो ये क्या बन जाएगा, एनोड। समझे, समझे कि नहीं। अब हम इसमें सॉल्यूशन भर रहे हैं। दो सेल हमने सीरीज में ज्वाइन किए, 2 से ज़्यादा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं एग्जांपल कितने के ले रहा हूँ, 2 के। जब 2 सेल सीरीज में जोड़े जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है तो क्या होगा, अभी अभी आपने पढ़ा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब आप करंट सप्लाई करते हो तो क्या होता है, अंदर एक का आयन झड़ता है सॉल्यूशन में और दूसरे में डिपॉजिट होता जाता है, यही पढ़ा ना। तो जैसे ही एनर्जी दोगे इस सेल में वही काम होगा, मेटल डिपॉजिट होगा, इसमें भी वही काम होगा, मेटल डिपॉजिट होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये है पहला इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हम बोलेंगे ए, इसमें मेटल डिपॉजिट हो रहा है, इसमें मेटल डिपॉजिट हो रहा है, इसमें मेटल डिपॉजिट हो रहा है, इसमें मेटल डिपॉजिट हो रहा है। हर एक इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होगा कि नहीं, होगा ना, हर एक में डिपॉजिट होगा। समझे कि नहीं। या ये भी हो सकता है एक से आयन निकल रहे हैं तो दूसरे में डिपॉजिट होगा, एक में नहीं होगा एक में होगा। या ये भी हो सकता है दोनों में डिपॉजिट हो। हमने दोनों तरह के रिएक्शन पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। दोनों में डिपॉजिट हो सकता है, एक में भी डिपॉजिट हो सकता है। तो हम ये बोल रहे हैं हम चार्ज सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें भी डिपॉजिट हुआ, इसमें भी डिपॉजिट हुआ, इसमें भी। समझ रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रोड में कुछ ना कुछ मेटल, कुछ ना कुछ गैस डिपॉजिट हो रही है। ठीक बात, ठीक बात। तो फैराडे का कहना ये है कि हर एक इलेक्ट्रोड में कितना कितना मास का, कितने कितने अमाउंट का मेटल डिपॉजिट होगा। उनका कहना था कि यहाँ जो डिपॉजिट होने वाले मेटल हैं उनका रेशियो लीजिए, उनके मास का रेशियो लीजिए, वो रेशियो बिल्कुल इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर आएगा। ध्यान से समझिए, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर कितना डिपॉजिट हुआ, WA, ये एक पर्टिकुलर टाइप का मेटल है, WB इसमें डिपॉजिट हुआ, WC इसमें डिपॉजिट हुआ, WD इसमें डिपॉजिट हुआ। ये मास ले रहा हूँ मैं, इतने मास का, इतने मास का, इतने मास का, इतने मास का। तो फैराडे का कहना क्या है कि मास ऑफ A इज टू मास ऑफ B इज टू मास ऑफ C इज टू मास ऑफ D। अगर आप ये सारे डिपॉजिट होने वाले मेटल के क्या ले लें, मास के रेशियो, तो ये बिल्कुल किसके बराबर आएगा, इन्हीं के रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर आएगा। तो आप ले लेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ A, इक्विवेलेंट मास ऑफ B, इक्विवेलेंट मास ऑफ C और इक्विवेलेंट मास ऑफ D। यानी अगर आप इन मास का रेशियो निकालते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर आएगा। समझे ना। ये समझाने के लिए मैंने लिखा, मान लो किसी में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिल रहा है, किसी में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें हमने सॉल्यूशन भरा, मान लेते हैं इसमें हमने सॉल्यूशन भरा AgNO3 एक्वस। क्या भर दिया इसमें, क्या भर दिया, AgNO3 एक्वस। और इसमें जो इलेक्ट्रोड मैं लगा रहा हूँ ये इलेक्ट्रोड भी किसका बना हुआ है, सिल्वर का। ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन किसका लिए, AgNO3 का, और इलेक्ट्रोड क्या डिप किए, उसी मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया CuSO4 एक्वस, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड अपन यूज कर रहे हैं वो किसका बना हुआ है, कॉपर का। ये आप पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में अपन बात कर रहे थे कि जिस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं अगर वही सॉल्यूशन है, उसी के इलेक्ट्रोड हैं, तो ये रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैंने कॉपर का एक एग्जांपल लेके बताया था। यहाँ मैं प्लेटिनम रॉड डिप करने के बजाय अगर कॉपर का ही रॉड डिप कर दूँ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, एक में से Cu2+ निकलेगा, एक में डिपॉजिट होगा। एक में इम्प्योर रॉड लगाते हैं, उससे निकलता है Cu+2, और प्योर में डिपॉजिट होता जाता है तो प्योर कॉपर मिल जाता है। रिफाइनिंग प्रोसेस कब, जब उसी सॉल्यूशन में उसी की इलेक्ट्रोड डिप हो तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिफाइनिंग। उसी सॉल्यूशन में उसी की इलेक्ट्रोड डिप हो तो कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है, रिफाइनिंग। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, पक्का। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए इस चैम्बर के लिए, पहले सेल के लिए, फर्स्ट सेल, ठीक है। देखिए कैथोड पर या एनोड पर देखिए, पहले एनोड होता है पॉजिटिव, यहाँ होना है ऑक्सीडेशन, या ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है। पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए एक एनोड पर देखिए, एनोड पर क्या होगा, ये है पहले सेल का एनोड। एनोड पर दावेदारी कौन दिखाएगा, ये प्लस है तो कौन आएगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कौन है यहाँ पर AgNO3 में, NO3 नेगेटिव। और इसको हमने कैसे भरा, एक्वस,
तो एक्वस मतलब वाटर भी दावेदार है, और इसमें आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड डाला है कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड डाला है, रिएक्टिव, तो और दावेदार कौन हो गया, Ag। तो 3 मेंबर इसमें दावेदार हैं क्या करवाने के लिए, ऑक्सीडेशन, कहाँ जाने के लिए, एनोड पे डिपॉजिट होने के लिए। समझे कि नहीं समझे? कौन जाएगा, क्या पढ़ा आपने पिछली क्लास में, कौन जाएगा? 3 लोग हैं दावेदारी के लिए, एनोड पे हम जाएंगे, कौन जाएगा? जिसके SRP की वैल्यू कम होगी। अब बताइए, ये ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन वाले वाटर का नंबर कितना था, 21। NO3 का नंबर देख के बताइए सीरीज में, और Ag का नंबर देख के बताइए सीरीज में। Ag का 19 और NO3 20। बताइए कौन जाएगा, कौन जाएगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए जिसके SRP की वैल्यू, ये SRP की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं ना, ये तो सीरियल नंबर अपन लिख रहे हैं, ये पहले आएगा तो छोटा SRP, तो कौन जाएगा ऑक्सीडेशन करवाने, Ag। तो Ag का क्या होना है, ऑक्सीडेशन मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया ये Ag+। तो एनोड से क्या हो रहा है, एनोड से इस सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, Ag+, इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ गया। और कैथोड पर देखिए, कैथोड का चार्ज होता है निगेटिव, कौन जाएगा यहाँ डिपॉजिट होने के लिए, जिसके पास कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। Ag के पास पॉजिटिव चार्ज, वाटर भी दावेदार है, और जो रॉड आपने डिप किया है Ag का वो भी दावेदार है। तो Ag तो सेम हो गया, इसका नंबर कितना है, 19 यहाँ आपने बताया। और वाटर यहाँ क्या होता है कैथोड में, रिडक्शन करने वाले वाटर का नंबर कितना था, 7। तो कौन जाएगा कैथोड पर, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी, बड़ी। किसकी बड़ी है, वाटर की कि Ag की? तो Ag का रिडक्शन होगा, कैथोड पे Ag जाकर डिपॉजिट होगा। तो ये है Ag+, और इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और क्या बन गया, Ag मेटल। तो ये जो Ag+ यहाँ बना, ये कहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा, कैथोड में। समझे कि नहीं? तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ से, Ag। क्या मिला सिर्फ, भाई ये तो एक्वस में चला गया ना, सॉल्यूशन में चला गया, एनोड से Ag+ सॉल्यूशन में चला गया, और वही फिर किस में डिपॉजिट हो गया, कैथोड में। तो इस सेल में प्रोडक्ट क्या मिला, सिर्फ सिल्वर मिला, एक ही प्रोडक्ट मिला ना। अब इसमें देखिए दूसरे सेल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉपर का केस, तो मैं ये ऐसे नहीं लिखता। दूसरे सेल में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। देखिए कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, यही सेम टू सेम चीज़ हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में किए हैं कि नहीं, तो समझ में आ रहा है। कॉपर का ही रिडक्शन होना है, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना है। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता था, कॉपर, डिपॉजिट हो गया कॉपर में। और एनोड से निकलता था, जैसे यहाँ से निकला एनोड से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो ये क्या बन गया, कॉपर+2। एनोड से ये यहाँ आया, कॉपर+2, और यही कहाँ डिपॉजिट हो गया, कैथोड में जाके। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, कैथोड प्रोडक्ट कॉपर मिला। तो देखिए सेल कितने हैं, 2, लेकिन प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 2। ये 4 नहीं मिल रहे कि यहाँ भी डिपॉजिट हो, यहाँ भी डिपॉजिट हो, यहाँ भी डिपॉजिट हो, यहाँ भी डिपॉजिट हो। ये कब मिलता, जब हम कोई दूसरा केस लेते, कंसंट्रेटेड ले लेते, समझ रहे, या कोई दूसरे रॉड डिप करा देते, तब मिलता। याद आया ना। अभी इस केस में कितने मिल रहे हैं हमको, मेटल डिपॉजिट होते हुए। एक सेल में कौन डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर। दूसरे सेल में कौन डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। अब फेराडे क्या बोलता है, इसका सेकंड लॉ देखिए। फेराडे का कहना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहीं पर फेराडे का ये कहना है कि जितना वेट सिल्वर का होगा, जो भी वेट का सिल्वर एक में डिपॉजिट हुआ, जितने वेट का कॉपर दूसरे में डिपॉजिट हुआ, अगर हम इन दोनों वेट का क्या निकालें, रेशियो निकालें, तो कोई नंबर आएगा। ये वही आएगा अगर हम दोनों का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें और दोनों का रेशियो निकाल लें, तो ये वही नंबर आएगा जो यहाँ पर आया था। समझे कि नहीं समझे। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ जो डिपॉजिट हो रहे हैं, अगर हम उसके मास का रेशियो निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, इन्हीं के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर आएगा। ये है फेराडे का सेकंड लॉ। समझ आया कि नहीं आया, बोलिए।
2 से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो हम और ज़्यादा रेशियो ले लेंगे, 4 का रेशियो ले लेंगे, 6 का रेशियो ले लेंगे, समझे कि नहीं। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फिर से बोलिए क्या बोलता है, क्या बोलता है, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। जो मेटल डिपॉजिट होते हुए मिल रहे हैं उसके मास का रेशियो किसके रेशियो के बराबर आएगा, उन्हीं के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है। इनके मास का रेशियो निकालिए, डिवाइड करिए, एक नंबर आएगा। वही नंबर किस में आ जाएगा, अगर उनके इक्विवेलेंट मास का रेशियो निकाल देंगे वही नंबर आएगा, दोनों बराबर होता है। यही है स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, समझे। इसको वर्ड में लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। ये नोट कर लें, when same amount of current flowing through two electrolytic cell having different electrolyte connected in series, शर्त क्या है, कैसे कनेक्ट होने चाहिए, सीरीज में। then ratio of their respective weight of metal deposited at electrode is equal to ratio of their equivalent masses। ये देखिए यही चीज, ratio of the metal deposited at electrode is equal to the ratio of their equivalent masses। समझ आया। और ये चीज आप फैराडे के फर्स्ट लॉ से भी प्रूव कर सकते थे, समझे कि नहीं। जैसे ये मान लो 1, ये मान लो 2, पहले सेल, 1 मिनट देखिए, छोटा सा प्रूफ इसका, छोटा सा देखिए। पहले सेल में जो प्रोडक्ट हमको मिला उसको मैं बोल रहा हूँ पहले सेल का प्रोडक्ट W1, है ना। ये किसके बराबर होगा, बोलिए, फैराडे लॉ का पहला फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास वाला। तो इक्विवेलेंट मास पहले का मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T 96,500, यही होगा। पहले लॉ से कितना वेट डिपॉजिट होगा इस पर डिपेंड करेगा। दूसरे सेल में इतने मास का मेटल डिपॉजिट हुआ, ये किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड I मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय 96,000। अगर आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशियो ले लिया दोनों मास का, ये रेशियो हो गया, तो इसमें से ये कैंसिल हो गया। I और T कांस्टेंट होते हैं, सेम करंट सेम टाइम, कैंसिल हो गया, ये तो पहले से कांस्टेंट है। तो W1 डिवाइडेड बाय W2 किसके बराबर आया, इक्विवेलेंट 1 अपॉन इक्विवेलेंट 2, यही तो है सेकंड लॉ, समझे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू देयर इक्विवेलेंट मास। जितना इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही वेट डिपॉजिट होता है। यहाँ आप और करके ये भी लिख लीजिएगा, ये ऊपर का स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ रेशियो के बजाय यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। समझ में आया, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वो उसका प्रूफ हो गया छोटा सा, समझे कि नहीं समझे, बन जाएगा। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, इससे पहले फैराडे लॉ के जो फॉर्मूले कोट किए थे उसमें ये भी शामिल कर लीजिए। दिस इज सेकंड लॉ, समझ आ गई बात। अब हम इस पूरे टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे अगली क्लास में, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लें।